नमस्कार विद्यार्थियों। यह अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक है। इस पुस्तक को हिंदी अनिवार्य और हिंदी साहित्य दोनों के लिए निर्धारित किया गया है। बोर्ड परीक्षा 2026 में इस पुस्तक में से 8 अंक अनिवार्य हिंदी के लिए और 8 अंक हिंदी साहित्य के लिए निर्धारित है। यानी दोनों के टॉपिक एक ही है और उन एक ही टॉपिक में से दोनों पेपर के अंदर प्रश्न है वो परीक्षा में पूछे जाएंगे। यानी इस पुस्तक का अध्ययन करने के बाद हमारे 16 अंक है वो पक्के हो जाएंगे। अब इस पुस्तक के अंदर जो भी पाठ निर्धारित किए गए हैं उनमें से पहला पाठ है जिसका नाम है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। यानी विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। इस पाठ में से जितने प्रश्न है वो बन सकते हैं और जैसे नोट्स बन सकते हैं उस सारे नोट्स को इस वीडियो के अंदर कवर किया गया है और ये नोट्स विद्यार्थी को टॉपर बनने में बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे। अब इस पाठ में कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं जिनकी हम चर्चा है वो निरंतर करते रहेंगे। पहला प्रश्न है जनसंचार के माध्यम है वो कौन कौन से हैं। तो प्रिंट, रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट ये जनसंचार के माध्यम हैं। दूसरा प्रश्न जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम है वो कौन सा है। तो प्रिंट मीडिया है या प्रिंट माध्यम ये जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम है। और अगर आधुनिक माध्यम के बारे में पूछा जाए तो इंटरनेट है वो जनसंचार का सबसे आधुनिक और लेटेस्ट माध्यम है। भारत में पहला छापाखाना कब और कहाँ खुला। तो सन 1556 ईस्वी में गोवा में है वो पहला छापाखाना खुला। अगला प्रश्न मुद्रित माध्यमों की विशेषताएं क्या है उसको लिखिए। तो छपे हुए शब्दों में है वो स्थायित्व होता है, यह लिखित भाषा का विस्तार है, यह चिंतन, विचार, विश्लेषण का माध्यम है। अगला प्रश्न मुद्रित माध्यम के लिए लेखन में ध्यान रखने वाली बातें हैं वो कौन सी है लिखिए। तो भाषा, व्याकरण, वर्तनी और शैली का ध्यान रखना जरूरी है। समय सीमा के अनुशासन का पालन करना मुद्रित माध्यम के लेखन के लिए आवश्यक बातों में से है। कौन सा माध्यम केवल श्रव्य है। तो रेडियो माध्यम केवल श्रव्य है जिसको सुना जा सकता है, सुनने के काम आने वाला है। रेडियो समाचार लेखन की बुनियादी बातें हैं वो कौन कौन सी है। तो साफ सुथरी और टाइप की हुई कॉपी में रेडियो समाचार लिखने चाहिए। डेडलाइन, संदर्भ और संक्षिप्त अक्षरों का प्रयोग है वो रेडियो लेखन के लिए अति आवश्यक है। अगला प्रश्न समाचार किस शैली में है वो लिखे जाते हैं। तो समाचार लेखन की शैली है वो उल्टा पिरामिड शैली है। उल्टा पिरामिड शैली को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है इंट्रो या मुखड़ा, दूसरा बॉडी और तीसरा समापन। अगला प्रश्न टीवी खबरों के लिए कितने चरण हैं उनके नाम लिखिए। तो टीवी खबरों के लिए 7 कुल चरण हैं जिसमें पहला है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़, दूसरा ड्राई एंकर, तीसरा फोन इन, चौथा एंकर विजुअल, पांचवा एंकर बाइट, छठा लाइव और सातवां है एंकर पैकेज। अब टीवी खबर के जो 7 चरण हैं उन पर है वो टिप्पणी लिखनी है। तो पहला है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़। तो सबसे पहले कोई बड़ी खबर फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में तत्काल दर्शकों तक पहुंचाई जाती है। इसमें कम से कम शब्दों में महज सूचना दी जाती है। अगला चरण है ड्राई एंकर। इसमें एंकर खबर के बारे में दर्शकों को सीधे सीधे बताता है कि कहाँ, क्या, कब और कैसे हुआ। जब तक खबर के दृश्य नहीं आते एंकर दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारियों के आधार पर सूचना है वो पहुंचाता है ड्राई एंकर में। अगला चरण है फोन इन।
फोन इन के बाद खबर का विस्तार होता है और एंकर रिपोर्टर से फ़ोन पर बात करके सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाता है। इसमें रिपोर्टर घटना वाली जगह पर मौजूद होता है और वहां से उसे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियां मिलती है वह दर्शकों को बताता है। अगला चरण है चौथा, एंकर विजुअल। जब घटना के दृश्य या विजुअल मिल जाते हैं तब उन दृश्यों के आधार पर खबर लिखी जाती है। जो एंकर है वो पढ़ता है और इस खबर की शुरुआत भी आरंभिक सूचना से होती है और बाद में कुछ वाक्यों पर प्राप्त दृश्य भी इसके अंदर एंकर विजुअल में दिखाए जाते हैं। अगला जो चरण है पांचवा, उसका नाम है एंकर बाइट। बाइट यानी कथन। टेलीविज़न पत्रकारिता में बाइट का काफ़ी महत्व है। टेलीविज़न में किसी भी खबर को पुष्ट करने के लिए इससे संबंधित बाइट है वो दिखाई जाती है। किसी घटना की सूचना देने और उसके दृश्य दिखाने के साथ ही इस घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों या संबंधित व्यक्तियों का कथन भी दिया जाता है। अगला टीवी खबरों का चरण है जिसका नाम है लाइव। लाइव यानी किसी खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण। सभी टीवी चैनल कोशिश करते हैं कि किसी भी बड़ी घटना के दृश्य तत्काल दर्शकों तक सीधे पहुंचाए जा सके। इसके लिए मौके पर मौजूद रिपोर्टर और कैमरामैन ओबी वैन के जरिए घटना के बारे में सीधे दर्शकों को दिखाते और बताते हैं। टीवी खबर का अंतिम चरण सातवां, जिसका नाम है एंकर पैकेज। पैकेज किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ पेश करने का एक जरिया है। इसमें संबंधित घटना के दृश्य, इससे जुड़े लोगों की बाइट, ग्राफिक्स के जरिए सूचनाएं आदि है वो होती है। तो ये टीवी खबर के 7 चरण हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें से बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आने की 100% संभावना है। अगला जो प्रश्न है उसका नाम है इंटरनेट पत्रकारिता को किन किन नामों से जानते हैं। तो इसको ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता, वेब पत्रकारिता आदि नामों से भी जानते हैं और ये पत्रकारिता का सबसे आधुनिक और लेटेस्ट माध्यम है। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत है वो कब हुई? तो भारत में 1993 ईस्वी में इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत हुई। इंटरनेट पत्रकारिता क्या है? इंटरनेट पर समाचार पत्रों का प्रकाशन या समाचारों के आदान प्रदान को इंटरनेट पत्रकारिता कहते हैं। जनसंचार का कौन सा माध्यम एक रेखीय या फिर इसको लीनियर भी कहते हैं? तो यह कौन सा है? रेडियो है, जिसको एक रेखीय या लीनियर माध्यम माना गया है। अगला प्रश्न, डेडलाइन क्या है? समाचार इकट्ठा करने की जो निश्चित समय सीमा होती है उसको डेडलाइन कहते हैं और डेडलाइन का समाचार पत्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। छापेखाने का आविष्कार किसने किया था? तो जर्मनी के गुटेनबर्ग ने सबसे पहले छापेखाने का आविष्कार किया था। मुद्रण की शुरुआत है वो कौन से देश से हुई है? तो मुद्रण की शुरुआत चीन से हुई है। अगला प्रश्न, अंतरक्रियात्मक या इंटरएक्टिविटी और सूचनाओं के विशाल भंडार का माध्यम है वो कौन सा है? तो इंटरनेट है वो अंतरक्रियात्मक और सूचनाओं का विशाल भंडार है, जिसके प्रति हम तुरंत है वो प्रतिक्रिया प्रदान कर सकते हैं। श्रोताओं से संचालित माध्यम है वो कौन सा है? तो रेडियो है वो श्रोताओं से संचालित माध्यम है वो माना जाता है। आम आदमी के है वो माध्यम कौन से है? तो रेडियो और टीवी है वो आम आदमी के सबसे नज़दीक जनसंचार माध्यमों में से माने जाते हैं। अगला प्रश्न, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर है वो चल रहा है? तो भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का दूसरा दौर चल रहा है और अगर विश्व स्तर की बात की जाए तो विश्व स्तर पर तीसरा दौर है वो इंटरनेट पत्रकारिता का चल रहा है।
किसे भारत की पहली साइट है वो कहा जा सकता है जो इंटरनेट पत्रकारिता के लिए उपयोगी मानी जाती है? तो रेडिफ जो साइट है वो भारत की पहली पत्रकारिता की साइट है वो मानी जाती है। यह वीडियो और इसके अंदर जो प्रश्न बताए गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। बोर्ड परीक्षा के अंदर ये आपके अच्छे अंकों को लाने के अंदर सहायक सिद्ध होंगे और इससे अलावा और इससे अधिक प्रश्न इस पार्ट के अंदर बनने की कोई गुंजाइश नहीं है। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब है वो ज़रूर करें। धन्यवाद।